पल पल पिघलती शब्दों की किरणों से भाषा के तार जोड़कर, पल पल पिघलती शब्दों की किरणों से भाषा के तार जोड़कर हम सब साधक साहित्य के आन मिलते हैं इस प्रीत सदन में। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ अब हम अगले सत्र में बढ़ते हुए काव्य गोष्ठी की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें मैं सबसे पहले हमारी आज जो नई सदस्य हैं उन्हें आमंत्रित करूंगी। निधि मैम, आइए और अपनी एक कविता हमें सुनाइए ताकि हम आपके विचारों से को जान सकें। और सभी से निवेदन करूंगी आज कि हमारे सदन का जो समय है वो 3 बजे रखा जाता है, लेकिन हम अपना कार्यक्रम 4 बजे से पहले शुरू नहीं कर पाते, क्योंकि शायद देरी से आने पर हमें लगता है कि हमारा थोड़ा जो पर्सनैलिटी है, रुतबा है, वो बढ़ जाता है। तो जल्दी आने पर किते नहीं तेरा रुतबा कटदा। आइए मैम, स्वागत है आपका। सभी को मेरा नमस्कार। पता नहीं था मुझे, लेकिन अब कहा गया है तो मैं एक कविता है मेरी, वृद्धावस्था पर है। मुझे भी एक दिन अनुभव हुआ कि अब वृद्धावस्था आ रही है, प्रौढ़ावस्था तो आ गई है, तो वृद्धावस्था है, तो उसका भी स्वागत करना चाहिए। तो मेरी कविता है वृद्धावस्था पर। स्वागत है वृद्धावस्था तुम्हारा स्वागत है। स्वागत है वृद्धावस्था तुम्हारा स्वागत है। स्वागत है तुम्हारा ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार स्वागत किया गया शैशवावस्था से बाल्यावस्था का, बाल्यावस्था से युवावस्था का, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था का। स्वागत है वृद्धावस्था तुम्हारा स्वागत। स्वागत है तुम्हारे नवीन श्वेत केशों का, हल्की पड़ती भौहों का, न्यून होते नेत्रों का, नेत्रों के काले गड्ढों का, बढ़ते चश्मे के अंकों का, कम होती जाती दृष्टि का, ईश्वर की रचित सृष्टि का, दुर्बल होते तनु का, अहंकार रहित मनु का, विरले दांतों के हनु का, प्रतिदिन बढ़ते रोगों का, अक्षम पाचन तंत्रों का, बदलते भोज्य पदार्थों का, पौष्टिक सात्विक व्यंजनों का, चेहरे पर पनपती झुर्रियों का, मस्तिष्क की लकीरों का, निरंतर क्षीण ईड़ा का, पीठ घुटने की पीड़ा का, ढलती जाती काया का, मुक्तावस्था की छाया का, धूमिल होती स्मृति का, तन की बदलती आकृति का, मानव मन की प्रकृति का, अभिलाषाओं की तृप्ति का, आसक्ति से निवृत्ति का। स्वागत है, स्वागत है तुम्हारे अनुभवों का, स्वागत है वृद्धावस्था तुम्हारा स्वागत। धन्यवाद। ये भी बिल्कुल हौसले वाली बात है कि हम वृद्धावस्था का स्वागत करते हैं, वरना हम तो बाल ही काले करते हैं। तो अब मैं सदन में एक और नई सदस्य हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो आज ज्योति लुथरा जी, उनका स्वागत करती हूँ मंच पर। अब वो अपनी कविता से सरोकार करेंगी हमें। नमस्कार सबको, शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए। मैं अपनी 2 या 3 साल पुरानी कोई कविता सुनाने जा रही हूँ, सोच के बारे में। हम सब सोचते तो बहुत है ना, आज उस पर कुछ ही कविता लिखी है। सोच सोच कर कुछ सोच रही हूँ, सोच सोच कर कुछ सोच रही हूँ, क्या दुनिया का सोचते सोचते खुद की सोच को खो रही हूँ। हर ख्वाब मुकम्मल नहीं होता, ये बात हर कोई बताता है। हर ख्वाब मुकम्मल नहीं होता, ये बात हर कोई बताता है। पर ख्वाब मुकम्मल क्यों नहीं, ये ना कोई सोच पाता है। जब ख्वाब आपके मंजिल आपकी, जब ख्वाब आपके मंजिल आपकी, तो सोच आपकी क्यों नहीं होती। जब ख्वाब आपके मंजिल आपकी, तो सोच आपकी क्यों नहीं होती। क्यों हर मंजिल को पाने की कोशिश आपकी नहीं होती। सोच सोच कर सोचो तुम भी, सोच सोच कर सोचो तुम भी, क्या सच में तुम काबिल नहीं। या रोक के बैठे तुम्हें लोगों की सोचों के दायरे हैं ये सोच के
जो रो के तुमको बैठे हैं, वरना मंजिल तो कब से तुम्हारी राह ही देखे। शुक्रिया। बहुत सुंदर सोच से आपने अवगत करवाया। तो अभी अभी एक पर्ची आई है। समय नहीं है, फिर से समय नहीं है, पर्ची आई है। हमारे इस सदन के आधार स्तंभ आज उन्हें जल्दी जल्दी जाना है, तो डाबर सर कह रहे हैं मुझे जरा जल्दी जल्दी, क्योंकि समय नहीं है। स्वागत है आपका सर। तालियां बजाते रहिए, शाम तक खून बढ़ जाएगा सबका। भाषाओं का अगर ध्यान ना रखा जाए तो केवल 2 दिन पहले इस ब्रह्मांड से, इस दुनिया से एक बहुत बड़ा शख्स अगर देश की सीमाओं का ध्यान ना रखा जाए तो वो शरीर रूप से चला गया। 2 पंक्तियां मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ। अपनी 2 पंक्तियां कहने से पहले आप लोग समझेंगे मैं किस शख्सियत की बात कर रहा हूँ। पंजाबी में लिखते थे, क्या लिखते थे? दिन ता गिन मैं मर जाना ही, दिन ता गिन मैं मर जाना ही, तेरे बिन मैं मर जाना ही। मैं गुड्डी दे कागज वर्गा, छोटे बहर की कविता के शब्द देखो आप। मैं गुड्डी दे कागज वर्गा, तू किन मिन मैं मर जाना ही। मेरे कद नू नाप रहा है, नाप ना मिन मैं मर जाना ही। और जिस दिन तू कंड करनी है उसे दिन मैं मर जाना है। आज जो तजीमल पाकिस्तान दे कलीम, पाकिस्तान दे एक बहुत उस्ताद शायर ਜਿਹੜੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ 9 ਦੁਆਰ ਨਹੀਂ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਇਰ ਅਸੀਂ अपनी धरती को गवा लिया। कभी सुनो, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे थोड़े जे उद्गार एक कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक आदमी तब बन जाता है बाप जन्म लेती है उसके घर जब एक बेटी। एक आदमी बन जाता है बाप जन्म लेती है जब उसके घर एक बेटी। जिंदगी बन जाती है जिंदगी, जीने लगता है वह बाप बनकर। उसके बड़ा होने, शिक्षित होने, समाज में कुछ बन जाने, सखा मित्रों संग अठखेलियां करते, खेलते खिलाते खुशियां बांटते बेटी हो जाती है बेटी। फिर एक दिन जीवन संगी संग चल देती है बेटी, नव जीवन की ओर विदा हो जाती है घर आंगन से, बाप की गोद से, पास पड़ोस से। विदा होते ही बेटी के बाप
मौत हो जाती है एक बाप की बेटी के विदा होते ही, मर जाता है बाप। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ। बेटी के विदा होते ही मर जाता है बाप। बाप बाप बेटी खिलता हुआ फूल, बेटी खिलता हुआ फूल घर घर का कोना कोना महकाती है, मगर एक दिन उसी घर के कोनों को, कमरों को, हर हिस्से को खाली कर जाती है। अभी अभी हमने अपनी बिटिया को डोली में बिठा के, वो जो खालीपन है ना, वो कविता में तो उतर गया, लेकिन बोला नहीं जा सका। तो मैं, जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं कहती यार ये रोते क्यों हैं? मेरे को तो रोना ही नहीं आ रहा था। ये रियलिटी है। फेरों के टाइम मैंने अपनी चाची को बोला, चाची यार मेरी बेइज्जती हो जा रही है, मेरे को रोना नहीं आ रहा है। कहती कोई बात नहीं आ रहा ना सी। तो बाद में भी मुझे ऐसे लगता है, मैं मेकअप खराब हो जाता है, मैं रोई जाते हैं। आज जब मैं उस स्थिति में आ गई हूँ ना, अब मेरी बड़ी बेटी बड़ी हो गई है, तो जब कोई कहता है उसकी शादी करनी है, अब टाइम है, अब मेरा मन कुछ सोच के तब भारी होने लगता है। अब समझ में आता है कि क्यों रोते हैं। तो अब मेरी बेटी वही कहती है, कहती रोते क्यों हैं, जब ना करो फिर शादी, हम तो कह ही नहीं रहे हैं। तो ये कुछ एहसास ही ऐसे हैं जो हमारे मन में से भाव हैं जो अपने आप बहने लगते हैं। जब हमारे पास शब्द नहीं होते तो ये आँखों से मोती बनकर वो शब्द अपने आप बाहर आ जाते हैं। बहुत ही भावपूर्ण कविता थी, कईयों को यहाँ पर वो भावुक कर गई। तो अब मैं अपने अगले सहयोगी अनु जी को बुलाना चाहूँगी, मगर प्रार्थना के साथ कि ऐसी भावुक कविता नहीं रखेंगी मंच पर। थोड़ा, क्योंकि हमें पानी पहले, नहीं तो फिर पानी लाना पड़ेगा। हाँ, नहीं बता दो, हम पहले पानी के साथ आप यहाँ पे पहले अरेंज करें। नहीं देखा, बात मान लेती हूँ। मेरी सखी बहुत अच्छी है। असल में 2 दिन पहले ही एक काव्य गोष्ठी चल रही थी। थैंक यू, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। असल में 2 दिन पहले ही एक काव्य गोष्ठी चल रही थी और उसका विषय जो था मातृ दिवस था, और मैं वहाँ पर कविता पढ़ रही थी। माँ बिन कहे तू मेरे लिए हाय कितना कुछ कर जाती है। वो जो खालीपन होता है, वो खालीपन शायद हम महसूस करते हैं और किसी के सामने कहते समय अपनी आँखों को छिपाना पड़ता है। और मैंने विशेष रूप से ऐनक लगाई ताकि किसी को मेरे आंसू दिखाई ना दे। और बाद में मैंने पूछा कि क्या आपको पता चला कि मैं रो रही थी? सबने कहा नहीं। वो तो ऐसे पल थे कि अपने आप से भावुक हो जाता है इंसान। तो इसलिए हमारा सारा का सारा ध्यान तो आपके भाव पर था, आपकी आवाज़ पर ध्यान किसी का नहीं था। तो यही बात सर आपके लिए भी है, हम भी बेटियां हैं आपकी। और मुझे पता है कि जब मैं सर के पास जाना मैंने शुरू किया था, मैं एमए कर रही थी, और सर ने कभी मुझे बेटा से नीचे कोई पदवी नहीं दी। हमेशा यही कहा, बेटा ऐसे कर लो, बेटा तू मेरी शादी में तब आएगी अगर तू 90% मार्क्स लेगी। ना मैं 90% मार्क्स ले पाई एमए फाइनल में, और ना ही सर ने मुझे बुलाया। तो चलिए देखिए, हम सभी जो हैं कुछ ना कुछ समय निकाल कर के आए हैं। तो मुझे लगता है कि समय नहीं है, कहना जो है अब सही नहीं है। फुर्सत के कुछ पल हैं जो हम बहुत मुश्किल से निकालते हैं। उन्हीं फुर्सत के पलों के ऊपर ही एक कविता कहना चाहूँगी। फुर्सत के पलों में पता चलता था, फुर्सत के पलों में पता चलता था चिड़िया का चहचहाना,
कौए का चिल्लाना, भरी बरसात के बाद की ठिठकन में दादुरों का टरटराना। फुर्सत के पलों में पता चलता था चिड़िया का चहचहाना, कौए का चिल्लाना, भरी बरसात के बाद की ठिठकन में दादुरों का टरटराना। झींगुर की झाएं झाएं, हवाओं की साएं साएं, बच्चे की किलकारी, माँ की दुलारी, सब पता चलता था। झींगुर की झाएं झाएं, हवाओं की साएं साएं, माँ की दुलारी, बच्चे की किलकारी, सब पता चलता था। मगर आज चिड़िया चहचहाई या चिल्लाई, चिड़िया चहचहाई या चिल्लाई, और बरसात आंधी के बाद आई या बेबात चली आई, कुछ पता ही नहीं चलता। चिड़िया चहचहाई या चिल्लाई, बरसात आंधी के बाद आई या बेबात चली आई, कुछ पता ही नहीं चलता। जिंदगी के फूल पर बच्चे किलकारी भरते हैं या माँ बाप उन्हें दुलराते हैं। बच्चे किलकारी भरते हैं या माँ बाप उन्हें दुलराते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। क्योंकि जिंदगी के फूल पर मौमाखियों से मंडराते हम, फुर्सत के पलों का मज़ा भला कहाँ ले पाते हैं। फुर्सत के पलों का मज़ा भला कहाँ ले पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फुर्सत के पल वाकई ही बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और जो यहाँ तक आते हैं वो उन फुर्सत के पलों को साकार करके जाते हैं। तो अब अगली पुकार मेरी प्रवीण जी से है। प्रवीण जी आएँ और अपनी कविता सुनाएं। तालियों से स्वागत। अभी डाबर सर बाहर नहीं गए, तो इसलिए मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी थोड़ा सा कि वो कह रहे थे कि बाप जो है वो बाप नहीं रहता। तो मैं तो सोचती हूँ मेरे दोनों बेटे हैं, तो मैंने बहू कैसे लेके आनी है घर में। मैं तो किसी को उसकी वो फीलिंग मेरी अपनी उस समय हो जाती है, मैं किसी की डोली विदा होते देख ही नहीं सकती। तो मुझे ये लग रहा है कि वो बाप जो अब डोली दे रहा है, जब माँ भेज रही है, तो वो कैसे करेंगे, तो बहुत मुश्किल है। तो मेरे लिए ऐसा नहीं है, एक लड़के के पेरेंट्स के लिए भी वो स्थिति उतनी ही मुश्किल होती है। ये कहने की बात है, क्योंकि हम सब जो है वो उसी उम्र के पड़ाव पर होते हैं। चलिए, आज के दोनों लेखकों पर मैंने अभी अभी लिखा है, दोनों लेखकों को बधाई। वो कहते ने मनोज प्रीत जी के लिए, वो कहते ने मैं लिखना नहीं जानता, पूछो उन्हां तो जो उन्हां तो लिखनियां, जो उन्हां तो किताबां लिखनियां सीख गए। क्यों काजल? वो कहते ने मैं लिखना नहीं जानता, पूछो उन्हां तो जो उन्हां तो किताबां लिखनियां सीख गए ने। जो कहते ने ममता जी, जो कहते ने वो पिछे पिछे रहंदे ने। मैं दसना चाहती हाँ उन्हां नूं, मैं दसना चाहती हाँ उन्हां नूं, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਪਨਾ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਪਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਭ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਭ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। आज तो सागर में को गागर में भर दिया है। अगर आप इसी तरह से रचना करती रही तो ये तो किताब बड़ी जल्दी आ जाएगी। यहाँ पर बैठे बैठे ये कई रचनाएं लिख देंगी। बहुत खूब। अब इसी में दौर के में आगे जगजीत गुरुन जी हमारे बीच में हैं। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बहुत ही अच्छी रचनाएं ये लिखते हैं, पढ़ते हैं। स्वागत है आपका। तालियों की कमी जो है वो खलती रहती है। बहुत बहुत मुबारक मनोज जी ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਖ ਦਿਖਲਾਵਾਂਗਾ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ।
ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਖ ਦਿਖਲਾਵਾਂਗਾ। ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਪਿਓ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਵਧਾਵਣਗੇ। ਧੁੱਪ ਹਵਾ ਸੰਗ ਰਲ ਮਿਲ ਸਾਰੇ ਲੋਰੀਆਂ ਗਾਵਣਗੇ। ਖੜ ਖੜ ਕਰਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਸੰਗ ਸਭ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਵਾਂਗਾ। ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਜਦ ਪੰਛੀ ਆਲਣੇ ਪਾਵਣਗੇ। ਪਸ਼ੂ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਣਗੇ। ਧੁੱਪ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਦਾ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫੁੱਲ ਮੇਰੇ ਜਦ ਖਿੜਿਆ ਸਾ ਪਾਸਾ ਮਹਿਕਾਵਣਗੇ। ਫਲ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਵਣਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਆਦਮ ਜਾਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜੇ ਭੁੱਖ ਉਜਾੜੋਗੇ। ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੋਗੇ। ਸਭ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਸੰਗ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਾ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। बहुत ही उम्दा थी सोच थी। आज की पीढ़ी को हम क्लासेस में आजकल लिखवाते हैं यदि मैं पेड़ होता, तो मुझे लगता है ये कविता को रिकॉर्ड करना चाहिए और ये सुनानी चाहिए कि होता नहीं बेटा, ऐसे भी हैं जहाँ पर हम अपनी प्रकृति को बचाने के लिए हम ये सोच भी रखते हैं। अब मैं आगे काजल मेहरा की गज़ल, ऐसे रहे, ठीक है, ठीक है, गज़ल, ठीक। अब अपने साथ ब्रैकेट में, ठीक है, गज़ल। और अमनदीप कौर जी हैं, उन्हें मैं कहूँगी कि वो अपनी कविता के साथ तैयार रहें। काजल, स्वागत है। मेरी कविता का नाम है मैं झूठ बोलदी हाँ। किसी दे मान सन्मान दी गल ते पब मैं पोले रखदी हाँ। किसी दे मान सन्मान दी गल ते पब मैं पोले रखदी हाँ। दोवां धिरां दी पत्त रखण लई हाँ मैं झूठ बोलदी हाँ। करदे महंगे खर्चिਆਂ ਨੂੰ भी, करदे महंगे खर्चिਆਂ ਨੂੰ भी सस्ता ही है दसदी हाँ। मां नूं फिकरां तो बचाउण लई हाँ मैं झूठ बोलदी हाँ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੈਂ ਸਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਚੈਨੀ ਬਾਬਲ ਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ख्वाबां ਦੇ ਜੋ ਸੁੱਕ ਗਏ ਬੂਟੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੰਗਰ ਜਾਣਗੇ हाँ मैं झूठ बोलती हाँ। मैं खुद नाल झूठ बोलती हाँ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਣੀਆਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਣੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ गड़बड़ हो जानी है, खिचड़ी हो जाएगी। चलिए, चलो जी, चलो लो जी, स्वागत करो अमन जी दा। आओ जी। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਮਝ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਜਿਹੀ ਲਿਖੀ ਆ,
पर फिर भी मैं ये जो लिखा वो मैं अपने आइडल ਲਈ लिखा जो कि है बैंगनी यूनिवर्स मतलब पर्पल यूनिवर्स। वो इस कदर आया मेरी बेरंग ज़िंदगी में जैसे पतझड़ के बाद बहार आती है। जहाँ कोई महक नहीं थी मेरी ज़िंदगी के बगीचे में, उसके आने से मेरी ज़िंदगी महक जाती है। मैं तो एक टूटा हुआ खिलौना थी, पर उसने समझाया हारना नहीं, टूटने के बाद भी नया आकार लेके ज़िंदगी बन जाती है। यूं तो उसकी कुछ हरकतें बच्चों की जैसी हैं, मगर उसी ने सिखाया मेहनत से कामयाबी कैसे पाई जाती है। वो कहता है कि हम पर्पल यूनिवर्स हैं, शायद इसलिए सारी कायनात उसके आगे झुक जाती है। ज़िंदगी में बहुत से किरदार हैं मेरी, ज़िंदगी में बहुत से किरदार हैं मेरी, पर उसने बताया सिर्फ एक ही किरदार से ज़िंदगी कैसे सुलझ जाती है। सो मैनू लिखना नहीं आता कि ना मेरे को वर्ड्स ने क्योंकि मैं बुक्स बहुत घट पढ़िया ने और मैं हुण शुरू कीतियां ने ताकि मेरे को होर ज़्यादा जिन्ने हो सके शब्द आन ताकि मैं लिखना शुरू करा। सो थैंक यू। अमन ये आपके लिए है। चल सौदा कर ले, चल सौदा कर ले आज मुझसे तू मुझे शब्द दे मैं कविताएं दे दूँ। बहुत सुंदर कविता थी, बहुत अच्छे शब्द थे। तो शब्द मिल जाए कविता तो फिर प्रयास तो हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब हमारे बीच में अनिल कुमार पांडे जी हैं, तो मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करूंगी कि वे अपनी नज़म से हमें सुनाएं। स्वागत है आपका बहुत बहुत अनिल जी, तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत धन्यवाद। दरअसल कविताएं न लिखने वालों को समझ में आती हैं न सुनने वालों को समझ में आती हैं, बावजूद इसके कविताएं लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, सुनी और सुनाई जाती हैं। ये उसकी ताकत है। मोबाइल ओपन हो रहा है। सबसे पहले तो समय नहीं है कि लेखक कथाकार मनोज प्रीत सर को उनके कहानी संग्रह के लिए बहुत शुभकामनाएं और बधाई। उसके बाद सपना जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक दो वाक्य अगर कहूँ तो यह कि जिनको लिखना नहीं आता उन्होंने एक पूरी दुनिया खड़ी कर दी। मैं बार बार ये कहता हूँ और मुझे आश्चर्य होता है कि लुधियाना के ऐसे व्यस्त क्षेत्र में इन्होंने साहित्य की एक दुनिया तो बनाई है, एक कुटिया तो छाई है, और उस कुटिया में कौन नहीं पहुँचना चाहता। दूसरी बात सपना की है, मेरा एक स्वप्न है कि मैं जिस रास्ते से गुजरना चाहता हूँ, जिनसे मिलना चाहता हूँ, उन सब के पास कविता छोड़ना चाहता हूँ, उनमें कविता देखना चाहता हूँ। और ये जिद धीरे धीरे परवान चढ़ रही है, क्योंकि जो मुझसे मिल रहे हैं या तो कवितामय हो रहे हैं या कवि हो रहे हैं, और ये चढ़ेगी। रही बात विद्वता उद्वता की, ये सब चीज़ें आती रहती हैं। चलना सीख जाएंगे, दौड़ना आपे आप आ जाएगा, और जब दौड़ने लगेंगे तो आसमान तो नाप लेंगे ही। इतनी ताकत मनुष्य में होती है, हर होनी चाहिए। एक कविता है, होना तो यह चाहिए था। कभी कभी कविताएं लिख लेता हूँ, उसी में से एक कविता यह भी थी। शायद कभी मैं इसको यहाँ से पढ़ा था, काफ़ी दिन हो गया इसको देखे हुए। होना तो यह चाहिए था, होना तो यह चाहिए था, किसी पेड़ के नीचे बैठकर देखता रहता आते जाते लोगों को चुपचाप। होना तो यह चाहिए था, किसी पेड़ के नीचे बैठकर देखता रहता आते जाते लोगों को चुपचाप। पैर की हराहट को पहचान पाता, इतनी सी होती दृष्टि। लोग लाख चाहने पर भी न जान पाते, दुख कितना है भीतर, कितने सुखों में डूबा हुआ हूँ मैं इधर या उधर। कितने सुखों में डूबा हुआ हूँ मैं इधर या उधर। होना तो यह चाहिए था, एक बार निकलता कहीं से,
कहीं पहुंचता तो रात बीते, वह भी बगैर पते वाले घर। होना तो यह चाहिए था, गजल जी साइन बाद में भी हो जाएंगे। होना तो यह चाहिए था, एक बार निकलता कहीं से, कहीं पहुंचता तो रात बीते, वह भी बगैर पते वाले घर। लोग बाग कोई भटका राही समझकर परिवेश में रखते, कहीं खाने पीने की कोई फिक्र तो क्या होती। बच्चों जानवरों बड़े बुजुर्गों से हिल मिल बाद कुछ दिन फिर निकल पड़ता किसी नई दुनिया की तलाश में। होना तो यह चाहिए था, मैं होता हर जगह और इसका कोई गर्व न होता, मैं हूं भी। मैं होता हर जगह और इसका कोई गर्व न होता, मैं हूं भी। कंडी उपली बीनता खाक छानता, अटकता भटकता गिरता पड़ता संभलता रहता। लोग आते उनकी सुनता, कहता ना फिर भी अपनी कुछ। मैं होता हर जगह और इसका कोई गर्व ना होता, मैं हूं भी। कंडी उपली बीनता खाक छानता, अटकता भटकता गिरता पड़ता संभलता रहता। लोग आते उनकी सुनता, कहता ना फिर भी अपनी कुछ। जो होता देता जाता, कोई क्या ही देता कि कुछ आशाएं न होती इस दुनिया से। अभी भी तो खैर क्या ही है, न होना भी कुछ बड़ी विडंबना तो है ही फिलहाल। न होना भी तो बड़ी विडंबना है ही फिलहाल। ऐसा कुछ भी कहाँ हुआ आखिर, हुआ भी तो एक अदना सा अध्यापक जिसे कोई भी आकर समझा जाता है रास्ता। ऐसा कुछ कहाँ हुआ आखिर, हुआ भी तो एक अदना सा अध्यापक जिसे कोई भी आकर समझा जाता है रास्ता। हुआ भी तो एक मामूली सा लेखक जिसे यही नहीं पता कि वह कुछ लिख भी रहा है तो क्यों। संपादक हुआ तो इस अर्थ में कि हर किसी की मूर्खताओं को सहता रहे। कहीं कुछ बोला भी तो खुशामदी की हद तक जाकर कि कोई नाराज न हो जाए कहीं। प्रकाशक तो खैर क्या ही कर सकता है, प्रिंटर और लेखक के बीच की दलाली को छोड़कर। प्रकाशक तो खैर क्या ही कर सकता है, प्रिंटर और लेखक के बीच की दलाली को छोड़कर। यह कैसा विरल योग है इस संसार का प्रभु, सुंदरता है तो बुद्धि गायब। जहां बुद्धि है सौंदर्यहीन निरा बंजर। यह कैसा विरल योग है इस संसार का प्रभु, सुंदरता है तो बुद्धि गायब। जहां बुद्धि है सौंदर्यहीन निरा बंजर। होना तो यह चाहिए था, होना हमारा कुछ होता सार्थक। निरर्थकता की हद तक भीड़ का हिस्सा होकर रह जाना। सब कुछ भले हो लेकिन मनुष्य होना तो नहीं है ना। सब कुछ भले हो लेकिन मनुष्य होना तो नहीं है ना। नौकर की इतनी भी क्या हिम्मत कि कह सके दिल की बात, मन भर सुना सके किसी को। नौकर की इतनी भी क्या हिम्मत कि कह सके दिल की बात, मन भर सुना सके किसी को। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि अवरे की मेहरारू गांव भर की भौजाई तो होबे करती हैं। अवरे की मेहरारू गांव भर की भौजाई तो होबे करती हैं। कविता बस इतनी ही थी। दो बातें और कि प्रवीण मैम पंजाबी बहुत अच्छा बोलती हैं। मैंने आपको जब सुना हिंदी में ही सुना, क्योंकि मैं खुद हिंदी बोलता हूँ, लेकिन पंजाबी आप बहुत अच्छा बोलती हैं। और मुझे पता, इसीलिए कह रहा हूँ जब भी बातें हुई हिंदी में हुई, लेकिन पंजाबी अच्छा बोलती हैं। और मैम आपका संचालन बहुत अच्छा है। इसी के साथ धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्दों से गढ़ी हुई कविता थी हमारे सामने। अब मंच पर तो एक छोटा सा देखते हैं कि ये अपने छोटे छोटे शब्दों को कैसे बांध के लाया है। ठीक है, आइए यहाँ आइए, माइक हम आपके लिए व्यवस्थित कर देते हैं। और तालियां, बड़ों के लिए तालियां ना बजे तो मैं बजवा लूंगी, लेकिन यहाँ तो स्वयं अपने आप ही बजनी चाहिए। तो आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम। मेरे पिताजी का नाम अरविंद कुमार पांडे है और मेरे
अंकल भी इधर बैठे हैं जिनका नाम अनिल कुमार पांडे है और मेरा नाम देवेश पांडे है। तो मैं इस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। जैसे हाल ही में अभी भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, जैसे कि हमें लड़ाई करनी नहीं चाहिए। कुछ लोग चाहते होए, कुछ लोग चाहते हैं ना होए। इस लड़ाई में क्या ही मिलेगा सबको, वैसे भी कुछ लोग मरेंगे, कुछ लोग जिएंगे। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के अटैक में, पहलगाम अटैक में कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान सही है इसमें, कुछ लोग कहते हैं इंडिया सही है। वैसे हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर लड़ाई करोगे तो इससे क्या जीना हमारी इस ज़िंदगी में। दोस्त रहते हैं तो अच्छा रहता है बात करने को। फिर हम किससे बात करेंगे, सारे दुश्मन ही भर जाएंगे। दोस्त रहेंगे कोई तो अपनी साइड रहेगा, सारी देश लड़ने लग जाए तो इस दुनिया में रहने का क्या फ़ायदा रहेगा। तो इस करके हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जैसे अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई, बहुत देशों में लड़ाई हो रही है। जैसे अगर ऐसी लड़ाई चलतीगी तो सब में, सारे देशों में लड़ाई हो जाएगी। ये तो हमें लड़ाई वैसे भी नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है। ये छोटा सा आज जो कारतूस चला, मुझे लगता है ये काफ़ी बड़े बड़े पटाखे, वो पटाखे छोड़ने वाला है आने वाले समय में। अब हम दिवेश जी आपको एक सलाह देंगे कि आज आपने जो, ठीक है, हमें सलाह दी है, इन्हें अब अगली बार आप बांध कर लाना कविता में इसी सलाह को, ठीक है। तो मिलेंगे अगले महीने इसी स्थान पर, इसी समय, इसी मंच पर। मंच संचालक कोई और हो सकता है। बहुत बढ़िया। एक खास बात कि मैंने खुद भी अपने आप में ये महसूस किया है कि जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हमारे पास चलो अनुभव तो होते हैं, हम बातें कर पाते हैं, लेकिन मेरे जैसा ज़्यादातर लिख लिख के काम चला लेता है। उसने एक एक शब्द बड़े उससे पिरोया, याद किया हुआ है, या उसने अपने शब्दों को कैसे संग्रह करके हमारे सामने रख दिया। तो बच्चों की ये बड़ी अच्छी कला है। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਜਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਮਨ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਵੀਰ ਧੀਮਾਨ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ, ਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਘੰਟੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ 20 ਘੰਟੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ कि खाक भर की औकात लिए बैठा हूँ, खाक भर की औकात लिए बैठा हूँ। हाँ जी सर, इजाज़त है जी। हाँ, कि खाक भर की औकात लिए बैठा हूँ, सबसे कीमती सौगात लिए बैठा हूँ। कि खाक भर की औकात लिए बैठा हूँ, सबसे कीमती सौगात लिए बैठा हूँ। लिखता हूँ तो लिख देता हूँ हर किसी को अपना, वरना धिमान खाली हाथ लिए बैठा हूँ। कि अक्सर मुझको अपनों में भी, अक्सर मुझको अपनों में भी खालीपन ही खाता है, सबके बीच में रहकर भी क्यों ना किसी से नाता है। कि अक्सर मुझको अपनों में भी खालीपन ही खाता है, सबके बीच में रहकर भी क्यों ना किसी से नाता है। ऐ खुदा मेरी किस्मत में क्या अलग तूने लिख दिया, मुझको मुझसे छीन कर ही ऐसे क्यों तड़पाता है। मुझको इस कैद से आज़ाद तू कर दे, मुझको इस कैद से आज़ाद तू कर दे, मुझ में अब बस खुद को तू भर दे। कर दे सवेरा मुझे रोशन तू कर दे, कब से मैं काली घनी रात लिए बैठा हूँ, सबसे कीमती सौगात लिए बैठा हूँ। खाक भर की औकात लिए बैठा हूँ, लिखता हूँ तो लिख देता हूँ हर किसी को अपना, वरना धिमान खाली हाथ लिए बैठा हूँ। ठीक, शुक्रिया जी। मेरे से भी लंबा कोई है, मुझे माइक नीचे करना पड़ रहा है, अन्यथा मुझे हमेशा ऊपर ही करना पड़ता है माइक। मंच पर आने वालों के लिए एक ये भी साथ में कार्य होता है कि वो अपना माइक अपने हिसाब से एडजस्ट करें। ये बहुत ख़ास काम है जो आजकल मैं सभी को बता रही हूँ कि
कि जब मंच पर जाओ तो अपने साथ अपने अनुसार माइक ज़रूर सेट करो, नहीं तो आवाज़ नहीं पहुंचती और सुनने वाला आपको सुनता ही नहीं है, क्योंकि वैसे ही सब व्यस्त हैं, मस्त हैं। तो अब इस सफ़र में आगे चलते हुए नवप्रीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत अच्छी उम्दा कविता कहते हैं, बहुत अच्छी सोच और शब्दों का प्रयोग करते हुए कविता लिखते हैं ये। स्वागत है आपका। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਕਿਵੇਂ ਰਹੂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ, ਕਿਵੇਂ ਰਹੂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ। ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਧਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਧਿਆਨ, ਜਿਸ ਧਿਆਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਗਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਧਿਆਨ, ਜਿਸ ਧਿਆਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਚਾਨਣ, ਸੁਣ ਹੈਰੀ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਚਾਨਣ। ਚਾਨਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੋਜਾਂ ਮਾਣਨ, ਚਾਨਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੋਜਾਂ ਮਾਣਨ, ਚਾਨਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੋਜਾਂ ਮਾਣਨ। कहते हैं अंधेरों से लड़कर निकलता है सूरज, आग में तपकर सोना बनता है कुंदन, पाता है अपना लक्ष्य वो प्रयासरत रहता है जो निरंतर। तो हमारे साथ ये युवा पीढ़ी जुड़ी है जो बहुत अच्छा लिखती है और ये इसी तरह निरंतर प्रयास करती रहे। और साहित्य जो आज की पीढ़ी को ख़ास तौर पे पसंद नहीं आता, कविताएं लिखना तो दूर, वो पढ़ना भी पसंद नहीं करते, किताबें तो दूर है, कोसों दूर है उनसे, उनके लिए ये प्रेरणा बने। बहुत खूब। अब हमारे बीच में जोरावर पंछी जी हैं, तो मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। वो हमें एक छोटी सी कविता के सुनाएंगे। समय जो है वो बहकता जा रहा है, तो इसीलिए निवेदन कर रही हूँ कि छोटी सी कविता के साथ आप मंच पर आए। स्वागत है आपका। मैं पिंजरे दी मैं ना अड़ियो, किसनू हाल सुनावा, मैं पिंजरे दी मैं ना अड़ियो, किसनू हाल सुनावा। हर पासे नजरां दा पहरा, किधर नू उड़ जावां। ठंडियां ठंडियां वगण हवावां, सीने अग लगावण। अंबरी काले बदल छाए, पल पल दर्द जगावण। बदलियां दे संग रू उड़ जावे, मैं तन्हा रह जावां। मैं पिंजरे दी मैं ना अड़ियो, किसनू हाल सुनावां। अंदरों अंदरी गंपी जावां, सहियां कोले हसदी। रात नू चंदरी नींद न आउंदी, बिरहो नागन डसदी। मैं चंदन दा रुखड़ा हो गई, पर मैं कह ना पावा। मैं पिंजरे दी मैं ना अड़ियो। आखिरी है।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਮਾ ਜੋੜਾ ਪੂਰਮ ਪੂਰਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੰਛੀ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਂਦੀ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਅੜਿਓ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਅੜਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। दीपक जी अपनी बात कहेंगे हमारे साथ और वो कुछ खास लेकर आए हैं मनोज जी को सम्मानित करने के लिए, तो मैं आमंत्रित करती हूँ दीपक जी, आइए। अब हम इस काव्य गोष्ठी को यहीं पर स्थगित करते हैं समय की सीमा देखते हुए। जो कवि आज रह गए हैं मैं उनसे क्षमा मांगूंगी, तो बच्चा जान के मुझे क्षमा कर दें। तो अब हम आज की गोष्ठी के बाद मैं प्रोफेसर धालीवाल जी को बुलाऊंगी। इससे पहले कि हमारा मुख्य अतिथि और अध्यक्ष का भाषण हो, वो 2 शब्द हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। तो धालीवाल जी आप आइए, फिर हम चलेंगे हमारे मुख्य अतिथि भाषण की ओर। स्वागत। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਡਾਵਰ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਲਵਾਇਆ ਦੁਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦਾਖਲ ਕਰਿਆ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘਰ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਜ਼ਲ ਗੋ ਹੋਏ ਹਨ ਮਨੀਰ ਨਿਆਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਲੀਮ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗਜ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਬਹਿਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਚੁੱਪ ਸਮੁੰਦਰ ਲਹਿਰ ਤੇ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬਹਿਰ ਤੇ ਮੈਂ। ਕਲੀਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਵੀ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣਾ, ਤਜਮੁਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਸਜਾਵਟ, ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਰਚੇ ਨੇ। ਬਾ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇਖ ਸਕੀਨਾ, ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇਖ ਸਕੀਨਾ, ਰੋਟੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਢਿੱਡ ਦੀ ਮਾਰ ਅਖੀਰ ਇਹ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਇਹ ਢਿੱਡ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਢਿੱਡ ਨਾ ਲਾਇਓ ਬੰਦੇ। ਕਲੀਮ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਲੀਮ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਇਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ
ਕਿ ਕੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਂ ਹੱਸਿਆ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਭਾਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਜਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੱਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੱਸਿਆ ਭਾਜੀ। ਧੀ ਬਾਰੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੀਏ ਇੱਕ ਖਿਡਾਉਣਾ ਏ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੈਂ ਲੁਕ ਕੇ ਰੋਣਾ ਏ। ਹੋਸ਼ ਪੁੱਛਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਸ਼ ਪੁੱਛਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਏ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੱਥੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਖੱਤ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮੇ ਤੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਮਨੇਰ ਤੇ ਕਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਾਉਣੇ ਅਡੀਕਣ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਖੋ ਪੈਂਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਇਆ ਤੇ, ਬਾਤ ਪਤੇ ਦੀ ਦੱਸੇਗਾ ਇਹ ਜੇ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਤੇ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੀ ਪੁੱਤਰ, ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਖ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੀ ਪੁੱਤਰ, ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਪੁੱਤਰ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੇਲਾ ਕੱਢ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੇਲਾ ਕੱਢ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਘੋੜਾ ਬਣਦਾ ਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਾਰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਬਾਤ ਏ ਸੋਚਣ ਦੀ ਪੁੱਤਰ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਖੀ ਬੈਠਾ ਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਏ ਪੁੱਤਰ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ABC ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਨਾਮਾਂ ਨੂਮਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਗੱਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ ਕਲੀਮਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਆਖਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਮੌਤ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਹਲੇ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਧੋਖਾ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਪਾਸੇ ਨੱਪ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੱਬੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੱਬੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਪਾਸੇ ਨੱਪ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਜੰਨਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਲੱਭਦੀ ਆਵੇਗੀ। ਜੰਨਤ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਮੈਨੂੰ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਧਰਵਾਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਵਾਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਜੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਯਾਤਰਾ, ਮੇਰਾ ਰੂਸੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਰੂਸੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਤਾਂ ਅਵਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। अब हम इस कार्यक्रम के अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं, तो अब मैं हमारे मुख्य अतिथि को आमंत्रित करूंगी इन दो शब्दों से। खिला चेहरा रंगीन हुई फ़िज़ा, खिला चेहरा रंगीन हुई फ़िज़ा, आप आई महक गया मेरा मकान। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारी मुख्य अतिथि अपने बात कहेंगी। बहुत बहुत स्वागत है। को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सर्वप्रथम भगवान का शुक्रिया
फिर मनोज भैया, रमा भाभी जी का शुक्रिया जिन्होंने इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। काफ़ी जगह पर जाती रहती हूँ मुख्य अतिथि या कुछ भी, लेकिन जो यहाँ अपनापन है वो कहीं भी नहीं है। बहुत ही अपना, जैसे अपना ही घर है। ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि सभी देख रहे हैं कि घड़ी की सुइयाँ टिक 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 कर रही हैं, हमें भी जाना है। सबसे पहले सपना जी को बहुत बहुत मुबारकबाद। उनकी कविताएं मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी क्योंकि जो कविताएं हैं या जो आलोचक प्रपत्र पढ़ते हैं उनका काम होता है आपको सिखाना। अगर आपकी पहली कलम पर ही हम वाह वाह कर देंगे तो आप सोचेंगे मेरे को तो सब कुछ आ गया। क्योंकि अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको ठहरा हुआ पानी नहीं बनना है, बहता पानी बनना है। ठहरा पानी हमेशा दुर्गंधी देता है। तो बहना सीखने के लिए कुछ ना कुछ आलोचना, कुछ ना कुछ, कहते हैं ना माँ अगर हम डांटते तो हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे शिकायत करते हैं आप हमें मार क्यों रही हो। मैं कहती हूँ मार नहीं रहे बेटे, आपको शार्पनर कर रहे हैं। पेंसिल तभी चलती है जब सुंदर लिखाई तभी होगी जब आपकी थोड़ी सी शार्पन होंगे आप, तो वो बुरा नहीं मानते। तो इसको आप बहुत पॉजिटिविटी में लेकर, बहुत सारी शुभकामनाएं। और क्योंकि जो भी आपने लिखा है वो आपने दिल से लिखा है, तो कभी भी माँ को अपना बच्चा बुरा नहीं लगता है, लेकिन सुधारना होता है। लोग पड़ोसी बोलते हैं ना ये बहुत बदतमीज बच्चा है, माँ कहती है बहुत अच्छा है। तो आपने अब सुधारना भी है और ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि वो आपकी पहली रचना, पहला काव्य संग्रह है, तो बहुत अच्छा होगा। आगे के लिए शुभकामनाएं। और दीपक दिखाना सूरज को, मनोज भैया के लिए शब्द कम पड़ेंगे। वो बहुत बहुत नेक, काबिल, मतलब कहना ही मतलब गलत होगा, उनके आगे मैं क्या बोलूँ। मैं बहुत छोटी हूँ तो उनकी तारीफ करना मैं अपनी, मेरे पास शब्द नहीं है। वो ईश्वर सब जानते हैं। जो साहित्य के जगत में दोनों पति पत्नी जिस हिसाब से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। समय निकालना, सबको जोड़ना, ये कोई इजी नहीं है कि आप समय निकाल कर अपने घर में, आज कोई वैसे ही आ जाता है ना पार्सल देने भी, हम कहते हैं उसे पानी पूछना भी हम नहीं समझते ठीक, कि बड़ा फटाफट निकले, पता नहीं कहाँ से आ गया, इस वक्त क्यों आ गया, घंटी क्यों बजा दी है इसने। लेकिन ये इतने साहित्य से जुड़े हुए हैं कि ये औरों को भी आगे बढ़ने की जो प्रेरणा देते हैं। तो मैंने आज छोटा सा उनके लिए कुछ लिखा था बैठे बैठे। हाँ 2 माली देखे मैंने, हाँ 2 माली देखे मैंने, सींचते सवारते दुलारते बगिया अपनी, दूर दूर तक खुशबू फैलाते, अंतर मन से आत्म साथ होते हुए साहित्य जगत के बगीचे में तरह तरह के फूल पेड़ पौधे उगाते, प्रेम बांटते बटाते, सबको साथ लेकर चलते चलाते, न छल न कपट न अनर्गल वक्तव्य, बस अपनी धुन में बने हुए अड़े हुए, सेवा करते दिशा दिखाते, नव कवियों का स्वागत करते, पुरातन से नूतन को छांव दिलाते। क्योंकि जो सीनियर कवि हैं वही तो नवगांतुक कवियों को बताएंगे। पुरातन से नूतन को छांव दिलाते, हाँ 2 माली देखे मैंने, हाँ 2 माली देखे मैंने। तो बहुत सुंदर, बहुत आपको आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर सब देख रहा है, आपको ऐसे ही इस विद्या से परिपूर्ण रखे। और मैंने बाकी सबका भी, जिनका भी सुना, नए ये छोटा सा बच्चा या अनिल सर, इधर ये नवयुवक, उधर नवयुवक है, वो सीनियर सर जो पेड़ रुख बनना चाहते थे, और जिन्होंने गाना गाया डाबर सर, इतनी कमाल कमाल रचनाएं थी। और मैं 7 साल बाद आई हूँ, मैंने इन सर की भी रचनाएं सुनी है, अभी तक मेरे दिमाग में इनका चेहरा है। खूब लिखते हैं, बहुत सुंदर। सबका आभार, स्नेह आशीष, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। और मंच संचालिका जी का भी बहुत सुंदर, मंच संचालिका जी कर रही हैं, और मैम सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अभी मैं बलविंदर जी को आगे बुलाना चाहूँगी, वह हमारे आज के मुख्य अतिथि का सम्मान करेंगे। डॉक्टर बलविंदर जी कृपया मंच पर आएं, और मुख्य अतिथि को कहूँगी कि वह भी आगे आएं। एक पौधा और कुछ किताबों के द्वारा पौधा देना एक आगे बढ़ने का संकेत है। जिस तरह पौधा दिन प्रतिदिन, गर्मी हो सर्दी हो, अपनी निखार से हमें वातावरण को शुद्ध करता है, आगे बढ़ता है, हम भी इसी तरह आगे बढ़ते रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के अध्यक्षीय भाषण की ओर चलते हैं। 2 पंक्तियों से ही उन्हें बुलाना चाहूँगी। चेहरे पर नूर, गुलाबी फिजाएं साथ लाई हैं। चेहरे पर नूर, गुलाबी फिजाएं साथ लाई हैं। नानी कहीं से ही नहीं लगती, बहुत बड़ी अदाएं हैं। हमारा सौभाग्य ये बहार हमारे आंगन में आई है। तो ये गुलाबी पेन से सबके लिए बहुत बहुत कुछ लिख रही थी, तो इनका स्वागत है मंच पर। तो इन्होंने जो जो अच्छा अच्छा लिखा है वो सबको बताएंगी। स्वागत है मैम आपका। परम आदरणीय मेरे भाई मनोज प्रीत जी, डॉक्टर बलवेंद्र जी और सभी साहित्य जगत की गोपनीय और स्थापित हमारे साहित्य साधक, कुछ पंक्तियाँ प्रीत साहित्य सदन के लिए। प्रीत साहित्य सदन, सदन है साहित्य की प्रीत का। प्रीत साहित्य सदन, सदन है साहित्य की प्रीत का। सदन है साहित्य, संस्कार, संस्कृति, सेवा के संगम का। सदन का प्रयास है कि साहित्य धरा की नवकोपलों को महकाने का। वहीं साहित्य फलक के ध्रुव तारों को प्रीत प्रांगण में लाने का। सदन है ये भाई मनोज प्रीत की साहित्य प्रीत और रमा की साधना का। सदन है ये आप सभी के साहित्यिक फूलों की महक को जन जन तक पहुंचाने का। प्रीत साहित्य सदन है साहित्य से प्रीत रखने वाले हर भाषा भाषी का। प्रीत साहित्य सदन है साहित्य की प्रीत का, दशकों के सफर का। मुख्य अतिथि श्रीमती नीलू ठाकुर जी, प्यारी सी हमारी मुख्य अतिथि, प्रोफेसर बलवेंद्र जी और आप सभी जो साहित्य साधक हैं, संगीत की साधना की है, आपको बधाई, शुभकामनाएं और अभिनंदन, सलाम। भाभी का जिक्र किए बिना नहीं रहती, वो दिल की हड्डी है भाई। भाभी रमा मनोज प्रीत जी को जीवन और शब्दों के सफर के साथी बन साधना में कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं भाभी, नहीं तो भाई इतना आगे ना पहुंच पाते। सरलता, समता, सहिष्णुता, निश्चलता, स्पष्टता, मधुरता जिनके रिश्ते की मिसाल है, ये मेरे भाई हैं। तो भाई का आदेश सर आंखों पे होता है। भाई जो कह दे, भाई के पीछे खड़ा ना तो हम धड़ल्ले से पति को भी धमकी दे सकते हैं। ऐसे भाई भाभी को पाकर आप सभी भी जिस भी रिश्ते से जुड़े हुए हैं उसको इन्होंने दिल से निभाया, हम गौरवान्वित हैं। ममता की मीठी सी बोली, मीठी मीठी सी बखूबी संचालन, डॉक्टर अनु शर्मा कौल की मधुर मुस्कान जो है और उसके ऊपर शब्दावली, वो प्यारी सी मुस्कान के साथ सबका मन मोह लेती है। उन्होंने कितने संक्षिप्त, और मैं सीमा भाटिया जी का नाम लेना चाहूँगी, बहुत सुंदर लिखा। वो एक हम जो लिखते हैं, ये जब हमने शुरुआत की थी पुस्तकों के विमोचन की, तब हम सबसे पहले लिखा, तो हम लोग उसके अंदर से सारा उसका अमृत ढूंढ के लाते हैं, और कहीं से कुछ ऐसा है तो उसको गाइडलाइन करना भी हमारा जिम्मेदारी होती है। तो उन्होंने जो कहा उस पर ध्यान दीजिएगा। तो अनु ने भी बहुत ही संक्षिप्त, सारगर्भित और प्रपत्र में कार्यक्रम का आगाज जो हुआ, और मैम ने जो इतने, प्रवीण जी ने प्यार से अपनी लिखी रचना पढ़ना एक अलग बात है, किसी के शब्दों को व्यक्त करना एक अलग खूबी होती है। बहुत सुंदर ढंग से आप लोगों ने कहा। तो इन साहित्य धरा के साधकों को आपकी पहली पुस्तक है, आपको शुभकामनाएं। कहते पलेठी दा पुत्र संतान है ना, और बहुत प्यारी होनी है। तो जो जितना प्यार वो लेता है तो शायद दूसरे बच्चे तो ऐसे ही आगे हो जाते हैं। तो इसलिए आपकी इस पुस्तक को प्यार मिले और आप इससे आगे अपनी पुस्तकों को लेकर आए। और भाई की तो 12वीं पुस्तक है, ये चुपके से कब लिख जाते हैं, कब प्रकाशित कर देते हैं, तब हमें पता ही नहीं चलता। तो आज जितने भी कवि आए
उन्होंने जो साहित्य की साधना के फूलों से इस प्रांगण को महकाया, उससे हम सब आनंदित हुए। टूटे हुए धागे की गांठ, कहते गांठ वो है जो टूटे हुओं को जोड़ देती है। गांठ गांठ नहीं है, अगर वो गांठ ना होती तो टूटे हुए उनको जोड़ा नहीं जा सकता था। आपकी वो इसके अंदर आपने अपने एहसासों को, अपने बचपन को, अपने युवावस्था की सोच को, अपनी सजगता को, अपने एहसासों को आपने शब्द दिए। आपको बहुत बखूबी कहा, क्योंकि हम लोग लिखते तो सब हैं लेकिन पुस्तक तक जल्दी नहीं कोई पहुंचाता है, ये आपको बधाई है। तो उसके बाद भाई के लिए तो मैं जितना कहूँगी कम है। आपका ये सौभाग्य कहूँगी कि आपकी पुस्तक का विमोचन मनोज प्रीत जी की पुस्तक के साथ हो रहा है। ये सबको मौका नहीं मिलता। मनोज प्रीत जहाँ विद्या, विनय, विवेक और विनय की त्रिवेणी तो आपने देखी है, तो इनका जो कथा संग्रह है समय नहीं है। सच में हमारा तकिया कलाम है, समय नहीं है। इस सामाजिक यथार्थ को हमारे सामने रखता है। कहीं कहीं हमारे जीवन के उन रंगों को, उन रिश्तों को, उन स्वादों को हमारे सामने अलग अलग किरदारों के माध्यम से रखने की कोशिश की, और वो सफल कोशिश जो दिल को छू जाए। लेखक जो लिखता है उसके दिल को तो वो छुआ ही, तो सामने वाले के दिल को छू जाए वो सफल है। और आपके ऊपर एक लाइन मैं ये भी कहना चाहती हूँ, हमारे एक गुरु थे जिनसे मैंने PhD की, वो कहते हैं कि जिस भाषण के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठे वो सफल भाषण। इसलिए इसको उस हिसाब से लीजिए कि आप सबकी सफल पुस्तक है, आपकी पहली पुस्तक। और आज बहुत सी कवि, कुछ नए भी थे, एक छोटा सा कवि कहा था, वो एक चिंगारी था जो वो कहते ना एक बारूद था, ये वो चिंगारी था जो आगे देखे कि क्या क्या होता है। निधि की वृद्धावस्था के स्वागत से शुरू हुई आज की काव्य गोष्ठी। फिर ज्योति लुथरा की सोच की असलियत जो हमारे सामने रखी, बेमिसाल। डॉक्टर डाबर बेटी की शादी करके चुके हैं, वो मन किसी, तो हम सबका ही मन भराया होगा अपनी अपनी बेटियों को याद करके, उसका एहसास करा गया। अनु शर्मा की तो प्रकृति की गोद में ले गई। परवीन जी की ताजी कविता एकदम कहना बड़ा मुश्किल है, जो ताजी कविता से आनंदित किया। और जगजीत जी रुख वन जामा, पर्यावरण दिवस आ रहा है, उसकी याद दिला गया। और हमारी नव कोपले काजल और अमन झूठ बोल दी, यहाँ किसी दे पलेली झूठ बोलना कोई माड़ा नहीं। अमन, उसका आना लिखना सिखा गया, ये बहुत बड़ी बात है। अमन, जिसका आना ही लिखना सिखा जाए तो आगे क्या होगा। अनिल पांडे जी का अंदाज ही बहुत बेमिसाल था, उनका आवाज़, उनका सुर, उनका अंदाज बेमिसाल था। होना है वो तो होके ही रहेगा, होना है जो हो जाएगा। और देवेश पांडे जी, नन्ना साहित्य साधक कहूँगी, जो अपनी बात को कह जाता है वो साहित्य साधक है। मनवीर तिमान अपने शब्दों से सभी को अंदर के खालीपन का एहसास करा गया। और नवप्रीत सिंह ज्ञान से गुरु महिमा बता गए। रावत पंछी जी फिर बेटियों के को अपने दिल में उस एहसास को जगा गए। और तालीवाल जी ने माता पिता का क्या है हमारे मन में, हमारे अंदर उसका एहसास उसकी ओर ले गए। इस तरह से आज की इस सभा को एक सफल सभा कहूँगी, जो शुरुआत दशकों का सफ़र है ये मनोज भाई और रमा भाभी का, जो धीरे धीरे चलते चलते ये कारवां बन गया है। तो मैं उन शुभकामनाओं के साथ आज्ञा चाहूँगी और बधाई दूंगी दोनों साहित्य साधकों को, और जिनकी आज कविताएं सुनने का मौका मिला, तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और आभार सभी का कि आप आए, और आपके आने से ये महफिल महकती है, और आप ना हो तो ये महफिल महफिल नहीं है। अब मैं रमा भाभी से निवेदन करूंगी कि वे आगे आएं और हमारे अध्यक्ष महोदया जी को एक पुष्प, पौधा और एक पुस्तक के साथ सम्मानित करें। अध्यक्ष, वो तो है मैम यादगार, ये पौधा हम आपसे अगले साल पूछेंगे कितना बड़ा हो गया।
पर्यावरण दिवस ना हम यही वाला पूछेंगे, हम यही वाला पूछेंगे, क्योंकि इसी बहाने आप हमें याद करेंगे, इसी बहाने। प्रवीण जी चली गई मेरी बात सुने बिना। आइए मैम। अश्विनी सर आप भी मंच पर आए। आप इतना लंबा साथ देते हैं तो यहाँ तो साथ आपका बनता ही है। हाँ, जो आज की पीढ़ी के, हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पर आए। अब इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर मैं इस मंच का, मनोज भैया का, सदन का, रमा भाभी का, आप सभी का, सभी सुनने वालों का, प्रोत्साहित करने वालों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतनी देर मुझे सुना, झेला। और अगर कोई त्रुटि हो, कोई शब्द गलत कह दिया हो किसी को, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारा ये सदन सभा हर महीने यूं ही चलती है, महीने का चौथा रविवार। तो आप सभी से, आप देखिए, प्रार्थना तो मैं कर रही हूँ, आपके कदम खुद ब खुद खींचे चले आएंगे जब आप एक दो बार यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ आएँ, जुड़ें हमसे, आप अपनी बात कहें, हम अपनी बात कहें। और अंत में दो पंक्तियों के साथ, इससे पहले और सभा के समाप्त होने के साथ ही हम राष्ट्रीय गान से सभा का समापन करेंगे। और साथ उसके बाद भाभी के हाथ की गर्मा गर्म चाय पीकर जाएंगे, ताकि थकावट जाने वाली पहले ही ख़त्म कर लें। हाँ, जिंदगी एक पल, इसमें न आज न कल। जिंदगी एक पल, इसमें न आज न एक पल। जी लो इसे हंसकर, जी लो इसे हंसकर। ये हाँ बैठो फुर्सत से, बना लो यादगार ये सारे पल। धन्यवाद।